नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। साथियों, आज के 10 मिनट के शो में हम कवर करने वाले हैं जनगणना, क्योंकि जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो क्यों ना 2 नंबर पक्का कर लिया जाए इस 10 मिनट की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जनगणना जनगणना से संबंधित हम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम पहले कवर करेंगे। जनगणना से पहले जनगणना कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, और जो है लास्ट जनगणना कब हुई थी। आज के युग में जो जनगणना होने वाली है 2026-27 में, वो जातीय जनगणना होने वाली है। साथियों, जब जनगणना 2026-27 में कंप्लीट हो जाएगी तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, यह भी याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं जनगणना से संबंधित बहुत सारे तथ्य। भारत की पहली जनगणना 1872 में, याद रखिएगा, पहली जनगणना भारतीय जो भारत में हुई थी 1872 में हुई थी, और उस समय अंग्रेजों का शासनकाल हमारे देश में चल रहा था। मतलब 1872 में जब हमारे देश में जनगणना हुई साथियों, तो हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था। याद कीजिएगा, 1872 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब भारत में 1872 में जनगणना हुई, तो भारत में उस समय भारत का वायसराय कौन था? याद कीजिएगा, लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो था। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, भारत की पहली नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुई। देखिए, ये जो जनगणना 1872 में हुई थी, इसके बाद बीच में ब्रेक ले लिया गया था। उसके बाद नियमित रूप से लगातार रूप से जो जनगणना हुई वो 1881 में शुरू हुई, और जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। आगे देखिएगा कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको दिया जाता है? स्वीडन को दिया जाता है। मतलब स्वीडन में 1749 में सबसे पहले जनगणना हुई थी। तो सबसे पहले जनगणना कराने वाला देश कौन सा है? स्वीडन है। वो सन कौन सा है? 1749 में, 1749 में सबसे पहले स्वीडन में जनगणना कराई गई थी। साथियों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हेनरी वाल्टर भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। मतलब हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। क्या? हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। याद हो गया? उसके बाद जनगणना अनुच्छेद 246, याद रखिएगा, जनगणना का प्रावधान किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 246 में दिया हुआ है। याद रखिएगा, 246 अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। क्या? ये संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का विषय है। जनगणना 246 आर्टिकल में दिया हुआ है इसका प्रावधान, और ये संघ सूची का विषय है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि प्रथम स्वतंत्र जनगणना हुई थी आजादी के बाद, 1947 के बाद 1951 में स्टार्ट हुई थी। 1951 में स्टार्ट हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल व सेंसर कमिश्नर आर ए गोपाला स्वामी थे। कौन थे? अगर पूछ लिया जाता है कि उस समय प्रथम रजिस्ट्रार जनरल व सेंसर कमिश्नर कौन थे, तो आर ए गोपाल स्वामी थे। कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी थे, जब 1951 में पहली बार स्वतंत्र भारत में जनगणना कराई गई। उसके बाद देखिए कि इसका सबसे उच्च अधिकारी, जनगणना का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसन कमिश्नर ऑफ द इंडियन होता है। क्या होता है? सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। देखिए, सीएम चंद्रमौली 2011 जनगणना के आयुक्त थे। जब लास्ट बार 2011 में जनगणना कराई गई थी, तो यहाँ पे सीएम चंद्रमौली 2011 जनगणना के कौन थे? आयुक्त थे। कौन? आयुक्त कौन थे? 2011 जनगणना के आयुक्त कौन थे? सीएम चंद्रमौली। याद रखिएगा, सीएम चंद्रमौली 2011 जनगणना के आयुक्त थे। वर्तमान में जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मृत्युंजय कुमार नारायण है, जो जनगणना के आयुक्त हैं।
वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनगणना 121 करोड़ लगभग, मतलब 2011 में जब जनगणना कराई गई थी तो भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितनी जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार, आप बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आपको यही बताना है कि 17.5 हमारे भारत की कुल जनसंख्या का जनसंख्या है। 2011 जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। भैया 1881 में पहली जनगणना नियमित रूप से हुई थी, 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई थी, 1951 में जब पहली स्वतंत्र जनगणना हुई थी, और जो 2011 की जनगणना थी ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन सी? 7वीं जनगणना थी। 2011 जनगणना के अनुसार एससी अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 20 करोड़ थी। मतलब 2011 में जब जनगणना कराई गई थी साथियों, तो भारत में जो एससी जातियां हैं इनकी जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 20 करोड़ के आसपास बताई जा रही है एससी जातियों की संख्या 2011 जनगणना के अनुसार। सबसे ज्यादा एससी अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां पे याद रखिएगा सीतापुर, भदोही, ये ऐसे जिले हैं जहां पे अनुसूचित जातियों की जनसंख्या ज्यादा है। 2011 जनगणना के अनुसार 20 करोड़ जनसंख्या वाला अनुसूचित जाति जो आपका कह रहा है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, कहां पे? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी जनसंख्या लगभग 10.4 करोड़, 10.4 करोड़, 10 करोड़ 40 लाख बताई जा रही है। कितनी? 10 करोड़ 40 लाख जो है वो एसटी जातियों की जनसंख्या बताई जा रही है 2011 जनगणना के अनुसार, जबकि एससी की 20 करोड़ बताई जा रही है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा एसटी अनुसूचित जातियां वाला राज्य मध्य प्रदेश है। क्या? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी जनजातियां हैं, जबकि एससी जनजातियों वाला सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? वो आपका उत्तर प्रदेश है। और हमने ये भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में जिले कौन से हैं? सीतापुर और भदोही, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा एसटी वाले जिले उत्तर प्रदेश के हैं, और सबसे ज्यादा एससी वाले जिले हैं, और सबसे ज्यादा एससी वाला प्रदेश जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। 2011 जनगणना के अनुसार साथियों 10.4 करोड़ जो है इसकी जनसंख्या थी। भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। भील जो है ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे लोकप्रिय जनजाति है। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तथा दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बंगाली है। क्या है? बंगाली है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर पूछ लिया जाता है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? आप उर्दू बता दोगे, आप अंग्रेजी बता दोगे, आप भोजपुरी बता दोगे। लेकिन नहीं, अगर हिंदी के बाद दूसरी कोई भाषा बोली जाने वाली सबसे ज्यादा है तो आपकी बंगाली है। क्या है? बंगाली है। बंगाली है। पहले नंबर पर आपकी हिंदी है और दूसरे नंबर पर आपकी क्या है? बंगाली है। याद रखिएगा साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना जो है वो 1977 में, याद रखिएगा 1977 में सबसे पहले आर्थिक जनगणना हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। 2011 में जब जनगणना हुई तो उसमें यह देखा गया कि जो मेघालय राज्य है इसकी जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। किसकी जनसंख्या में? मेघालय की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो जिले कौन है? उत्तरी
24 परगना और उसके बाद पश्चिम बंगाल में है तथा ठाणे महाराष्ट्र है 2011 जनगणना के अनुसार। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर ये बताओ 2011 जनगणना के अनुसार भारत के 2 बड़े शहरों के नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? उत्तरी 24 परगना यह आपका पश्चिम बंगाल में है और ठाणे महाराष्ट्र में है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले कौन से हैं जिले हैं? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला क्या है? अलीराजपुर 37.22%, ये मध्य प्रदेश में है। अलीराजपुर अभी भी बहुत पिछड़ा है, ना यहाँ स्कूल की व्यवस्था है, ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पे सड़क की व्यवस्था है, ना यहाँ पे बिजली की व्यवस्था है। ये मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा और यहाँ पे साक्षरता दर बहुत ज्यादा कम है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला सेराछिप 98.76%, ये मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। मिजोरम शेरछिप जो है ये मिजोरम का जिला है और मिजोरम 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो है ये साक्षरता दर वाला जिला है, शेरछिप। तो साथियों इस 10 मिनट के शो में ये आज की क्लास थी। बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन हैं, क्लास को देखिए और समझिए। अगर जनगणना से आपके क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा, आपको गारंटी लेते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप लोग साथ दोगे तो मैं जीएस की बैंड बजा दूंगा। जीएस में तो अभी वो कंटेंट लाना है जो अभी आप देखे नहीं है। जीएस आपको याद हो जाएगा, क्लास में बैठे बैठे याद हो जाएगा। गारंटी लेता हूं, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो दुनिया भर के आप कूड़े कबाड़े पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप कम पढ़िए, लेकिन उसी में आपको हूबहू क्वेश्चन आपके परीक्षा से संबंधित मिल जाएं तो आपका कितना अच्छा होगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए जो है कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए। तो मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।